हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है अंशाल पेपर, जिसमें हमारा ये सेट नंबर 4 है। यूपी बोर्ड का ये मैथ का पेपर है और ओरिजिनल पेपर है। ये 2004-24 का सेट नंबर 4 है और पेपर का कोड है 822HW। यदि आप अंशाल्व को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ये हमारा फास्ट ट्रैक का जो बुक है 2025 के लिए, उसमें सेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दिए गए हैं। तो ये 2024 का हम सेट नंबर 4 देख रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में आपने सेट नंबर 3, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 देखा है। यदि वह आप न देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं। इसमें नंबर वन क्या कह रहा है कि ये गणित कक्षा 10 सेट नंबर 4 2024 822HW पेपर कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक ये 70 नंबर का आता है और निर्देश जो आपने सेट नंबर 1 में देखा था वही निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके नंबर दिए रहेंगे। उसके साथ साथ 20 बहुविकल्पी प्रश्न होगा जो एक एक नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा उसमें क ख ग घ अंग च ये खंड दिए जाएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, जिसको आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। 22 में आ जाएंगे क ख ग घ अंग च रहेगा, 6 रहेंगे लेकिन उसमें से आपको 5 करना है और ये 4-4 नंबर के होंगे। 23, 24 और 25 आपका जो प्रश्न रहेगा वह आपका उसमें 2-2 रहेंगे, अथवा करके चाहे ऊपर का हल करिए अथवा नीचे का, और ये 6-6 नंबर का आएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। करा ल स 12 और 21 का 84 है दिया गया है। म से आपको 12 और 21 का होगा माने ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका हमें, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक संख्या a दूसरी b है तो ये बराबर होता है h इंटू l। अब यहाँ पर हमें निकालना है म स का मतलब h, तो l का भाग हो जाएगा। तो h बराबर निकालेंगे तो ab अपान l होगा। पहली संख्या ये 12 दी गई है, दूसरी संख्या हमारी b 21 है और बटे यल का मान दे दिया है लस दिया है 84। तो यहाँ हम 84 लिख देंगे। अब इससे इसको काटेंगे, 21 चौक 84 होगा, फिर 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। तो जो हमारा यच मिलेगा वो 3 मिलेगा, अर्थात महत्तम समापवर्तक जो आएगा वह हमारा 3 हो जाएगा और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है और इसी सूत्र का उपयोग करके आप इसका मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये दिया गया है कि एक बक्से में 6 नीले और 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। मान लीजिए आपका एक बक्सा हो जाए और इसमें 6 ये दे दिया है नीले रंग का है, नीला है, और दूसरा है हमारा 4 सफ़ेद है, 4 सफ़ेद है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक और दे दिया है हमारा, इसके अलावा नीला और सफ़ेद के अलावा एक कलर और दिया है, वह है 8 लाल, यानी इसमें 8 लाल है। इस तरह से इसमें कुल कंचे डाले गए हैं, गोलियां डाली गई हैं अलग अलग कलर की, और इसमें से अच्छा कोई एक कंचा निकाला जाएगा और कह रहे हैं उसके नीले होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता बराबर हमें मिलता है, यानी प्रायिकता को पीई से लिखते हैं। तो पीई माने आपका अनुकूल घटना, अनुकूल अर्थात जिसको निकालना है, बटे कुल घटना यानी कुल जितना संभव हो सके। तो यदि यहाँ हम बात करेंगे अनुकूल की तो देखेंगे हमारा ये अनुकूल जो दिया रहेगा, अनुकूल में हमारा कितना दिया है, दे दिया है अनुकूल में हमें निकालना है किसका, नीले रंग का। नीले की प्रायिकता निकालना है तो नीला हमारा ऊपर हो जाएगा और नीला 6 है तो 6 लिख देंगे और टोटल नीचे हो जाएगा, यानी 6 4 10 8 18 नीचे बन जाएगा। काटेंगे तो 6 का 6 और 6 3 18, हमारा आंसर जो मिलेगा 1/3 आएगा और 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या दिया है,
करा किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। माने एक बारंबारता बंटन है जिसमें हमारा दे दिया है, पहला है बहुलक, तो बहुलक का मान कितना दिया है, बहुलक का मान 42 है। दूसरा है माध्यक यानी जिसको हम समांतर माध्यिका कहते हैं और उसका मान दिया है 38.1 है। अब आपको यहाँ निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। माध्य का मतलब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब आपका जो सूत्र होता है वह होता है बहुलक बराबर बहुलक ये बराबर होता है 3 गुणे माध्य, माध्य कहिए या समांतर माध्य, और माइनस 2 गुणे माध्य, यही आपका सूत्र है। तो 3 गुणे माध्यक, इसमें 3 अक्षर हैं और इसमें 2 अक्षर हैं, तो 3 गुणे माध्यक 2 गुणे माध्य, ये हमारा सूत्र होता है। अब बहुलक का मान 42 है तो यहाँ 42 रखेंगे। 3 गुणे माध्यक, माध्यक का मान दिया है 38.1 है और माइनस 2 गुणे माध्य, यही आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ तो हम देखेंगे तो ये मिल जाएगा 3 एक्का 3, 3 अठे 24, 4 हाथ से 2, 3 त्रिक्का 9, 2 11, माइनस 2 गुणे माध्य बनेगा और यहाँ मिल गया 42। अब ये संख्या जाएगी, यहाँ दशमलव है, ये संख्या जाएगी घटेगी और ये आएगा इस साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, हम देखेंगे 2 गुणे माध्य बराबर हमें मिलेगा 2 गुणे माध्य और ये बराबर हो जाएगा 114.3 माइनस 42, ये जाके घट गया क्योंकि प्लस था, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया 3, और यहाँ तो यहाँ पर 42 था तो ये 3 हमारा बच जाएगा, 2 यहाँ यानी 42 यहाँ आके घटेगा तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 11 में से 4 7 आ जाएगा। अब अगर हम केवल माध्य बराबर निकालेंगे तो 2 का गुणा है, साइड चेंज करेगा तो भाग हो जाएगा, भाग दे देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12 होगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 2 एक्का 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, तो 36.15 और 36.15 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 4 नंबर। वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता 7, 11, 15, 18 और 9। करा उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, सबसे ज़्यादा हम देखेंगे बारंबारता में 18 आया है। अब इसका वर्ग ऊपर है क्योंकि वर्ग ऊपर है, तो वर्ग हमारा मिलेगा 15 से 20। अब हम देखेंगे पहला हमारा कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल और चौथे में पाएंगे तो 15 से 20 दिया गया है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुलक वर्ग का मतलब, बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो और उसका वर्ग माने वर्ग अंतराल में देखेंगे जो दिया रहेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगला है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, क्योंकि जो हमारा ताश का पत्ता होता है जिसमें हमारा ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं। कुल पत्तों की संख्या हमारी 52 होती है। अब इन 52 पत्तों में ये 4 प्रकार के पत्तों में बटा होता है, जिसको अगर हम कहें एक पान हो गया, एक ईंट हो गया, अगला आपका हुकुम हो गया और फिर उसके बाद एक हो जाता है आपका चिड़ी, और इसमें प्रत्येक का 13-13 पत्ता होता है। 13-13 सबके पत्ते होंगे। अब इसमें जो आता है इन 13 पत्तों में एक होता है इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। उसके बाद आता है आपका गुलाम, उसके बाद आता है बेगम, फिर आता है बादशाह, तो बादशाह। इस तरह से 10 पत्ते और 3 पत्ते मिला के 13 पत्ते होते हैं। अब जिसमें फिगर बना हुआ होता है यानी उसमें से हमें छपी हुई अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तस्वीर का मतलब जिसमें चेहरा हो, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में हम देखेंगे यही 3 पत्ते होते हैं, गुलाम, बेगी और बादशाह, इसी में चेहरा छपा होता है।
तो तीन इसका, तीन इसका, तीन इसका, तीन इसका, यानी कुल चेहरा वाले जो पत्ते होंगे 3 चौक 12 पत्ता होगा। तो अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर होता है जिसका हमें निकालना है ऊपर होगा और टोटल पत्तों की संख्या नीचे हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया तस्वीर वाले 12 पत्ते हैं, प्रत्येक का 3 3 3 3, तो 12 बन गया बटे 52। अब इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, 4 से काट देंगे तो 13 चौका 52 होता है, तो 3 बटे 13 आ जाएगा। और देखेंगे इसमें 3 बटे 13 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 4 से हमने काटा, 4 तिहाई 12, 4 1 का 4 और 4 तिहाई 12, तो 3 बटा 13, 3 बटा 13 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को 6 नंबर। करा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अब कोई भी आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे, तो मान लीजिए आपने एक ले लिया परिमेय, परिमेय 2 3 4 कुछ भी लिया जा सकता है, और अपरिमेय करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। अब ये करा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, तो अगर हम 2 में से करणी में 2 घटाएंगे तो इसमें करणी बची रहेगी, इसका मतलब हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि 2 में से करणी में 2 घट नहीं पाएगा, इसलिए ये करणी बचा रहेगा, तो अपरिमेय बन जाएगा। या किसी संख्या में से 2 में से इसको भी घटाएंगे तो करणी में 3, तब भी इसमें करणी बची रहेगी, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, इसलिए ये भी अपरिमेय आएगा। तो एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, उसका अगर हम निकालते हैं अंतर और योगफल, दोनों सदैव अपरिमेय आते हैं, तो ये बन जाएगा सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 के बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या परिमेय है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा मिल जाएगा करणी में 3/5, क्योंकि दोनों करणी की घात बराबर है, अंदर जाके भाग हो गया। अब ये बाहर निकलने वाला नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या बना, अपरिमेय मिला, ये अपरिमेय हो गया। दूसरा 7 दूनी 14, 14 का खंड करेंगे तो ये भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी बनेगा अपरिमेय। अगला आ जाएंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी बना हुआ है तो बराबर ए स्क्वायर माने करणी में 5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माने करणी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको ए मान लें, इसको बी, तो बन गया ए प्लस बी और ये बन गया ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने करणी में 5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस बी स्क्वायर माने करणी में 7 का स्क्वायर 7 आएगा, माइनस 2 आ गया, और ये हमारा बन गया परिमेय, ये हमारा परिमेय हो गया। और यही पूछा गया था कि कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में कौन सा मिला, सी मिल गया। क्योंकि अगर आगे देखेंगे तो ये बन जाएगा 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल 2, करणी में 3, चूंकि इसमें करणी बची हुई है, इसका मतलब ये भी हमारा अपरिमेय बनेगा, तो ये भी संख्या हमारी अपरिमेय बनेगी। तो हमें यहाँ ज्ञात करना था कौन परिमेय है, तो हमने पाया ऑप्शन नंबर जो सी है, यही हमारी एक परिमेय संख्या है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेंगे कि बिंदुओं ए बी और माइनस ए के बीच की दूरी होगी, तो ये हमारा x1 y1 बन जाएगा, ये हमारा x2 y2 बन जाएगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या y1 माइनस y2 का, अगला बन जाएगा इसी तरह से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है क्योंकि वर्ग है। तो यहाँ आ जाएंगे तो x1 का मान a माइनस x2 का मान b हो जाएगा, प्लस y1 का मान b और y2 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अगला तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो 2ab माइनस 2ab प्लस से कट जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर बन जाएंगे। तो हमारा आंसर देखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 8 नंबर। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 को। तो 9 क्या दिया है,
कराए द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल और ये बराबर होता है -b/a होता है। तो यहाँ आ जाएंगे, हमारा समीकरण क्या है, 4x² माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0 है। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a बराबर हमें 4 मिलेगा, b बराबर हमें चिन्ह सहित लेंगे तो -4 मिल जाएगा और c का मान 1 है तो c बराबर 1 मिलेगा। अब यहाँ मान रखेंगे तो b का मान -4 है और बटे a का मान 4 है। ये हमारा माइनस ये सूत्र वाला है और b का मान यहाँ से पाएंगे तो -4 दिया गया है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/4 काट देंगे तो 1 आएगा और 1 देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। करा रैखिक समीकरणों की एक युग्म x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। माने आपको इसका बताना है कि अनंत हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे अथवा कोई नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें, तो इसकी तुलना करते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 से और दूसरे की तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से। यहाँ से a1 बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 अपान a2 निकालते हैं तो a1 का मान 1 मिला, a2 का मान यहाँ से आ जाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम b1 अपान b2 निकालते हैं तो b1 का मान यहाँ से मिलेगा -1 और b2 का मान यहाँ आ जाएंगे तो -3 मिल गया, माइनस माइनस कट गया, 1/3 आ गया, दोनों मान बराबर हैं। अब हमें c1 अपान c2 भी निकालना पड़ेगा, तो c1 अपान c2 बराबर निकालेंगे तो c1 का मान 8 मिला और c2 का मान 16 मिल गया। तो हमें क्या मिला, 8 × 8 8 दूनी 16। तो हमने क्या पाया, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2, लेकिन ये c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, यानी a1 अपान a2 ये बराबर मिल गया b1 अपान b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, इसलिए कहेंगे इसका, यानी दोनों रेखाएं समांतर होंगी और जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसमें कहाँ दिया गया है, तो पहला दिया है अनंत, कैंसिल हो गया, कोई नहीं, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक हल तब होते हैं जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 10। अब इसके आगे हम लेते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो 11 क्या दिया गया है, करा यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो एक मूल यानी x का मान दे दिया है, x का मान क्या दिया है, 2 दिया है, यही रखेंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस k गुणे 2 होगा, -8 बराबर 0 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, -2k मिलेगा और -8 बराबर 0 मिलेगा। अब इसमें से ये घटेगा तो -4 बचेगा, -2k बराबर 0 होगा, 2 के राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -4 बराबर 2k मिलेगा, 2 का भाग दे देंगे, k बराबर -4/2 होगा, 2 दूनी 4 -2 आएगा और -2 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या दिया गया है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी दे दिया है, एक समांतर श्रेणी AP 10 7 4 डॉट डॉट का 20वां पद आपको निकालना है। तो इस समय हम देखेंगे पहला पद जिसको प्रथम पद कहते हैं, पहला पद ये A होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो D सार्वंतर मिलेगा, तो 7 - 10 होगा, घटाएंगे तो -3 बचेगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है। अब हमारा सूत्र होता है Tn बराबर A + n - 1 × D। अब यहाँ पर A का मान 10 है प्लस n का मान उसने पूछा है 20वां पद, इसका मतलब T 20 लेना है, तो n के स्थान पर 20 -1 और D का मान हमने निकाला -3 आया, तो यहाँ जाएंगे 10 मिला और 20 में से घटेगा तो 19 आएगा, गुणे -3 होगा तो यहाँ मिला 10, 19 × 57 हो गया, माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 47 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा -47
और -47 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 12। अब आगे ले लेते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 क्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हमारा प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो हमने एक वृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी P पर हमारा यहाँ P है और यहाँ से हमने खींचा एक स्पर्श रेखा, जाने वाली एक रेखा एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, यहाँ पर हमारा Q है और यहाँ पर O है। इसको अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा OQ बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया था। पूछ क्या रहा है PQ की लंबाई, यानी P से लेकर Q तक। चूँकि स्पर्शी जो होती है वो यहाँ 90 बनाती है तो ये कर्ण बन जाता है। तो कर्ण का मतलब हो गया कि OQ स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी OP स्क्वायर। अब OQ O से लेकर Q तक 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर बराबर, अगला यानी PQ हमें ज्ञात करना है तो PQ को हम छोड़ देंगे और OP का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। 12 बराबर हमें 144 होगा, ये 10 दहा में 100 बन जाएगा तो PQ स्क्वायर प्लस 100 मिला, 100 ले आके घटा देंगे तो PQ स्क्वायर बराबर होगा 144 माइनस 100 तो 44 बच जाएगा। PQ निकालेंगे तो कैणी में चला जाएगा 44, 44 का मतलब हो गया 4 गुणे 11, 11 चौक 44 होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 11 नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा आंसर 2 कैणी में 11 होगा और 2 कैणी में 11 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। 14 क्या दिया है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है आयतन, और ये 8 दे दिया गया है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा 2 होगी क्योंकि ये बनेगा 2 का क्यूब, ए क्यूब बराबर 2 का क्यूब तो ये बराबर 2 मिल गया। अब कह रहा कि संलग्न फलकों को एक सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो ये घन ये था और इसी के आगे आपने एक और घन जोड़ दिया। इसका मतलब है दोनों की एक एक सतह समाप्त हो जाएगी, 5 सतह इसका बचेगा 5 इसका बचेगा, और एक सतह का क्षेत्रफल चूँकि घन में प्रत्येक भुजा वर्गाकार होती है स्क्वायर होता है तो 5 इसका मिला के अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 10 ए स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा कुल इसके पास 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, जिसमें से जब हमने सटा दिया तो इसमें क्या हो गया एक इसका और एक इसका सट गया, 5 इसका बचा 5 इसका बचा तो 10 ए स्क्वायर बन गया। और भुजा का मान आपने 2 पाया है तो 10 गुणे 2 का स्क्वायर तो बन जाएगा 10 गुणे 2 दूनी 4, 10 चौक 40 हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 40 सी सही होगा, या हम चाहें तो 2 इसका मिला के 4 लंबाई ले सकते हैं 4, चौड़ाई जो होगी वह 2 ही रहेगी, ऊंचाई जो रहेगी ये 2 ही रहेगी, और हम पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है घनाभ बन गया ये बराबर 2 LB BH और HL, इस सूत्र को लगाएंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। अब अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर दिया है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। अब हमें जानना है सबसे पहले त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है। तो हमारा त्रिज्यखंड जो बनता है वह त्रिज्याओं द्वारा बनता है, एक वृत्तखंड होता है दूसरा त्रिज्यखंड है, तो जो हमारा त्रिज्यखंड होगा ये त्रिज्या द्वारा बनेगा, इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे, और दूसरा हमारा एक होता है वृत्तखंड जो जीवा द्वारा बनता है। अब ये हमारा कहलाता है वृत्तखंड, इसको हम वृत्तखंड कहते हैं, और ये हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड तो अगर हम देखते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह हमारा सूत्र होता है θ/360, क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में θ/360 का गुणा कर देते हैं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। इसी तरह से त्रिज्यखंड के परिमाप, ये परिमाप होता है वृत्त का 2πr, तो इसमें अगर हम गुणा कर देते हैं θ/360 का तो ये हमारा बन जाता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जिसको L से लिखते हैं। L माने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो मिलेगी यही L होगा और इसका सूत्र ये है, और पूरा अंदर का जो एरिया मिलेगा उसका सूत्र ये है।
अब यहाँ पर दे दिया है इसका क्षेत्रफल है 154। थीटा का मान आपको ज्ञात करना है 360 गुणे पाई का मान 22/7 होता है गुणे आर का मान कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब हमें थीटा का मान निकालना है तो हम पलटी करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा 154 ऊपर होगा 360 हमारा ऊपर चला जाएगा नीचे है ऊपर जाएगा 22 2 और 14 22 2 और 14 हमारे नीचे हो जाएंगे। अब अगर हम काटते हैं इसको तो 11 दूना 22 और इसको काटेंगे तो 11 1 11 11 चौक 44 हो जाएगा। ये 14 से 14 पूरा कट जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4 ले लिए 4 से काटेंगे 4 9 36 हो जाएगा। एक जीरो बचा हुआ है तो हमारा जो कोण बनेगा वो 90 अंश हो जाएगा और 90 अंश हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या ये 15 था जिसमें हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया था और ये वाला यहाँ जो कोण बनता है इसी कोण थीटा का मान पूछ रहा था तो थीटा का मान हमने निकाल लिया और हमारा त्रिज्यखंड के सूत्र जो था वह एरिया बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर था। 15 के बाद हम अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। करा 2 sin 30 cos 30 का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम 16 में देखते हैं तो 2 गुणे sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान कर्ण में 3/2 होता है। तो 1 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कर्ण में 3/2 और देखेंगे तो कर्ण में 3/2 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा कि यदि साइन थीटा दिया गया है यदि किसी साइन का कास टेन काट से कासिक में से कोई एक मान दे देता है इस रूप में तो आप त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज से बाकी सभी मान ज्ञात हो जाएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है साइन थीटा बराबर है 3/4 तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो अगर हम बात करें तो एक हमारा त्रिभुज बना ये थीटा बन गया इसके सामने की भुजा लंब होगी लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है तो ये 4 हो जाएगा। अब इसका मान हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय थे कर्ण का स्क्वायर माने 4 चौक 16 में से लंब का स्क्वायर 3 त्रिका 9 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 9 7 16 7 आ जाएगा। ये चूंकि हमारा क्या था अगर मान लीजिए ओ ए बी बना तो हमारा ओ ए स्क्वायर था। अब ओ ए बराबर निकालेंगे तो कर्ण में 7 हो जाएगा यानी आधार का मान कर्ण में 7 मिल गया। अब पूछा है हमसे किसका मान टैन का तो टैन थीटा ये बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अगर हम बात करेंगे लंब का मान 3 है तो 3 रखेंगे आधार जो हमने निकाला कर्ण में 7 तो हमारा आंसर बन जाएगा 3 बटे कर्ण में 7 और 3 बटे कर्ण में 7 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब अगला प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो 18 क्या दिया है यहाँ पर दे दिया है 19 नंबर हमारा क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर बटे 1 - cot स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ 19 नंबर में चूँकि 18 इसमें मिसप्रिंट हो गया है नहीं आ पाया है तो 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर होगा और बटे है 1 - cot स्क्वायर। तो इसको हम 1 - साइन कास में तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर और बटे कास स्क्वायर बन जाएगा। नीचे कास बराबर होता है कास और बटे साइन होता है तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो बनेगा कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पूरे के बटे कास स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आएंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर होगा और पूरे बटे ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर है। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। अब ये बन गया साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर इसका मतलब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा है -1 कास स्क्वायर और नीचे कास स्क्वायर बटे 1 बचा है ये साइन है तो साइन स्क्वायर और बटे 1 यानी साइन स्क्वायर बटे टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर को टेन स्क्वायर कहते हैं। अब देखेंगे इसमें टेन स्क्वायर कहाँ दिया गया है तो टेन स्क्वायर हमारा माइनस में आना चाहिए और माइनस में टेन स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा दिया गया है 20 दिए गए चित्र में यदि एस टी
यहाँ पर जो चित्र दिया गया है यस से लेकर के टी तक, और कह रहा है कि ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू, तो पी से क्यू और यस से टी दोनों समांतर रेखाएं हैं। और हम जानते हैं अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा होती है तो इनका जो अनुपात होता है, ये ए हो जाए, बी, सी, पी, क्यू, अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो जो ए पी होगा, ए पी, ए से लेकर पी तक, ए पी बटे बी पी, और ये बराबर होता है ए क्यू और बटे सी क्यू हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ आएंगे, चूंकि ये और ये भुजाएं समांतर हैं तो ये दूरी बटे ये दूरी ले लेंगे। ये दूरी का मतलब 1.5 और बटे ये दूरी का मतलब 3 बराबर ये दूरी यानी आर टी, और यही आर टी का मान इसमें आपसे पूछा गया है। तो आर टी हो जाएगा और बटे हो जाएगा हमारा पी टी, तो पी टी। अब अगर हम देखेंगे तो आर टी का मान नहीं मालूम है, लेकिन पी टी का मान हमें मालूम है 2.8 है। अब ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, 15 एक का 15, 15 दूना 30, 1/2 बराबर हो गया आर टी बटे 2.8। नीचे से नीचे कट जाएगा, 2 एक का 2, 2 चौका 8, 1.4 आर टी बराबर मिला। अब 1.4 हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जो 1.4 है। तो ये रहे हमारे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न थे। 21 का हमारा क, इसमें कुल क, ख, ग, घ, अंग और च 6 खंड होंगे जिसमें से आपको पूरा करना है। तो कह रहा है पहला कि सभी भाग हल कीजिए, कह सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है। हम आ जाएंगे हल, यानी हमें मिलेगा, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर हमारा मिल जाएगा 21 क। अब इसमें आएंगे लिखेंगे हल, हल में क्या मिलेगा कि मानेंगे, पहले माना कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय है इसका मतलब है कि इसे a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए बन जाएगा कर्ण में 2 बराबर a बटे b, जहाँ ए बी सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक तथा b नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी ए और बी में सहअभाज्य का मतलब दोनों में केवल एक कामन हो, उसका या सी एफ एक निकले, बाकी कुछ कामन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ पूर्णांक भी हो और बी का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है लेकिन ये नीचे है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम तेरिया गुणा करेंगे तो ए बराबर मिलेगा कर्ण में 2 बी होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर होगा, ये कर्ण में है कर्ण से बाहर हो जाएगा और ये बाहर है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। चूँकि हम देखेंगे ए स्क्वायर में 2 कामन है, 2 से हम गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर पूरा का पूरा 2 से विभाज्य है। अब वही हम लिखेंगे कि चूँकि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, चूँकि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है या विभाज्य है, भाज्य है, इसलिए ए भी 2 से भाज्य होगा। यानी अगर किसी संख्या में किसी का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कटेगा। अब आगे आ जाएंगे, इसलिए मानेंगे फिर कि ए बराबर 2, चूँकि 2 से कट रहा है तो 2 के ले लेंगे, जहाँ हमारा के क्या मिलेगा, के एक पूर्णांक है। यानी हमने मान लिया चूँकि ए 2 से विभाज्य है, इसका मतलब 2 इंटू कोई संख्या ले सकते हैं और संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। अब ए के स्थान पर यहाँ पर हम इस समीकरण 1 बनाएंगे, इसी में ए के स्थान पर 2 के रखेंगे, तो 2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, बाकी 2 बी स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, के स्क्वायर बराबर 2 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे, 4 के स्क्वायर बटे 2 तो बन जाएगा 2 के स्क्वायर।
तो हमने क्या पाया, बी स्क्वायर भी हम देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। अब वही आगे लिखेंगे हम क्या कि चूँकि बी स्क्वायर 2 से भाज्य है या विभाज्य है, इसलिए बी भी 2 से भाज्य होगा। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमने लिखा है कि ए 2 से भाज्य है, यहाँ भी हमने पाया बी भी 2 से भाज्य है। अगर दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन हमने क्या माना था, सह अभाज्य पूर्णांक, लेकिन ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं मिले। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे और इसको हम 3 बना लेंगे। तो समीकरण 2 और 3 क्या कह रहा है कि दोनों सह अभाज्य नहीं हैं, जबकि प्रारंभ में माना गया था दोनों सह अभाज्य हैं, तो इसलिए विरोधाभास बन जाएगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से विरोधाभास के कारण माने उल्टा सिद्ध हो गया। करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 अगर कोई संख्या आती है तो आप इसके स्थान पर इसको रख करके इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके स्थान पर करणी में 3 भी आ सकता है, तो आपको करना क्या है, इसी नंबर के स्थान पर यहाँ आ जाएंगे 3 लिख देंगे, करणी में हमारा 3 हो जाएगा और फिर आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये करणी में 3 हो गया, यहाँ हम करणी में 3 लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ करणी में 3 हो जाएगा, यहाँ 3 भी स्क्वायर होगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 बन जाएगा। अब इसको हम 3 के ले लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे तो 3 के का स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ 9 के स्क्वायर बटे 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, हर जगह 3 के स्थान पर 2 के स्थान पर 3 और वर्ग के स्थान पर, तो यहाँ 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से भाज्य है, 3 से फिर आगे लिख देंगे यहाँ भी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से हम इस 3 के स्थान पर करणी में 5 भी सेम इसी टाइप से आपको हल करना है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ख क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक अपान सेके बराबर साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर है। ये भी हमारा 2 अंक का है, तो हम ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर 21 ख। अब यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे हल में क्या करना है, दिया है 1 प्लस सेक ए बटे हमारा सेक ए है और ये है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए है, यही आपको लाना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे हल में, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए हो जाएगा। अब इसको साइन कास में तोड़ेंगे तो कास में टूटेगा, सेक बराबर होता है 1 अपान कास ए, नीचे भी आ जाएंगे 1 अपान कास ए। अब यहाँ आएंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो कास ए प्लस 1 बटे कास ए और बटे में 1 अपान कास ए हो जाएगा। पलटी मारेंगे तो 1 प्लस कास ए ऊपर होगा और नीचे बन जाएगा कास ए, और ये पलटी मारेगा तो कास ए ऊपर होगा बटे 1 होगा, ये से कट जाएगा और बन जाएगा केवल 1 प्लस कास ए। इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब उतार लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड उतारेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए बराबर, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और उसी से पक्षांतर करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर बन जाएगा, वही हमने लिख दिया। नीचे भी हमारा 1 माइनस केवल कास ए है। अब ऊपर वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर,
और नीचे 1 माइनस का से ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस का से और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का से और बटे हमारा 1 माइनस का से। अब दूसरा ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस का से। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट वाला मान भी 1 प्लस का से और राइट को हल किए ये भी 1 प्लस का से आया। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो आगे लिख देंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड और यही आपको सिद्ध करना था। ये रहा हमारा 21 का क्वेश्चन नंबर ख। आगे आ जाते हैं, इसके आगे नेक्स्ट 21 का हम ग ले लेते हैं। तो ग में क्या दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, जीवा है, और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, एक हमारा त्रिज्य खंड होता है और एक वृत्तखंड होता है। तो जो त्रिज्य खंड होता है वो त्रिज्या द्वारा बनता है और जो वृत्तखंड होता है वह जीवा द्वारा बनेगा। तो ये हमारा कहलाएगा वृत्तखंड और ये कहलाएगा हमारा त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड त्रिज्या द्वारा और वृत्तखंड ये जीवा द्वारा बनता है। तो यहाँ पर इसने कहा था वृत्तखंड, इसका मतलब ये लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले प्रश्नोत्तर 21 का ग हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे हम, सबसे पहला काम होगा एक फिगर बनाएंगे और यहाँ एक जीवा ले लेंगे और ये केंद्र हो गया। अब यहाँ से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो नीचे एरिया है, इसी एरिया को आपको निकालना है क्योंकि उसने कहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माने नीचे वाला मान यही ज्ञात करना है। ओ ए बी मान लीजिए यहाँ पी हो जाए आपको एरिया निकालना है ए पी बी, माने छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब यहाँ आ जाएंगे हम, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम त्रिज्य खंड और वृत्तखंड दोनों के सूत्र अलग अलग होते हैं। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो हमारा बनेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्य खंड माने ये पूरा और पूरे में से ऊपर वाला त्रिभुज घटा देंगे तो नीचे वाला हमें मिल जाएगा। तो बन जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसने कहा यहाँ जो कोण बन रहा है 90 है, तो थीटा का मान 90 मिल चुका है, यानी हम लिख लेंगे तो थीटा बराबर 90 होगा और त्रिज्या आर बराबर हमें मिलेगी कितना, 21 सेंटीमीटर। यही दो मान आपका दिया गया है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब गुणे आधार बटे 2 होता है। तो 1/2 लंब, लंब का मतलब ओ ए और गुणे आधार का मतलब ओ बी हो जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे, थीटा का मान 90 दिया गया है, फिर आगे आएंगे 360 होगा, पाई का मान 22/7 होगा और आर स्क्वायर और आर का मान उसने दे दिया है 21, तो बन जाएगा 21 गुणे 21 हो जाएगा माइनस 1/2 गुणे ए ओ, तो ए से लेकर ओ तक त्रिज्या है 21 गुणे बी ओ या ओ बी और ओ बी हमारा 21 है। अब आगे आ जाएंगे तो इसमें हमें मिलेगा क्या कि हम ले लेंगे, इसमें कुछ कामन है तो हम डायरेक्ट कामन ले सकते हैं। 21 गुणे 21 दोनों में है तो दोनों में से हम 21 गुणे 21 कामन ले लेंगे और 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 होगा, तो 21 गुणे 21 कामन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1/4 बच गया, गुणे मिला 22/7 बच गया, 22/7। फिर आगे आ जाएंगे तो माइनस, ये दोनों निकाल लिए तो 1/2 बचा हुआ है। अब हमारा काम क्या है, 7 चौक 28 या 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ बना 21 गुणे 21 गुणे, ये बन गया 11/14 माइनस 1/2। तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका,
14 और 2 का 14 आ जाएगा। 21 गुणे 21 बाहर होगा, एलसीएम 14 हो गया। 14 एक का 14 एक बार गया, एक का गुणा 11 में करेंगे 11 आएगा, माइनस 2 सते 14 7 बार गया, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये बन गया 21 गुणे 21 और यहाँ आ जाएंगे 11 में से 4 घटाएं 7 घटाएंगे, 7 4 11 4 आ जाएगा बटे 14 हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7 त्रिक 21 हो गया। ये 3 दूनी 6 बना, तो 21 गुणे 6 हो गया, तो 6 का 6 बनेगा, 6 दूनी 12 बन जाएगा। चूँकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज था क्योंकि 90 है, 3/2 लंब गुणे आधार हो गया। बाकी मान को रख करके हमने हल कर लिया, तो हमारा आंसर मिला 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा प्रश्नोत्तर 21 का ग। अब आगे आते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 का घ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ये 2 नंबर का ये भी है, निम्नलिखित आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ये जो मान दिया गया है ये बहुलक वर्ग है, सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही बहुलक वर्ग बनेगा। इसमें ये मान L1 होता है और ये हमारा F0 होगा, ये F1 होगा और ये F2 होगा। अब हमारा जो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर 21 का घ है। अब इसमें आ जाएंगे तो बहुलक बराबर हमारा होता है सूत्र L1 प्लस आगे मिलता है यानी F1 माइनस F0 अपान में हमारा F होता है 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब L1 का मान यहाँ से मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा H और H का मान 20 में से 15 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यानी हमें क्या क्या मिला, यहाँ चाहे तो लिख दें F0 का मान 9, F1 का मान 10, F2 का मान 3 और H का मान मिला हमें घटाने के बाद 5 और E का मान और मिल गया हमारा L1 का मान 30 मिल गया, L1 बराबर 30 हो गया। अब L1 का मान हम रखेंगे 30 प्लस F1, तो F1 का मान यहाँ से आएंगे, F1 का मान 10 है माइनस F0 माने पहला, तो पहला 9 है गुणे H का मान 5 हो गया और बटे 2 गुणे F1 यानी 10 माइनस F0 9 और माइनस F2 3 हो गया। तो ये मिला 30 प्लस 10 में से 9 घटा 1 गुणे 5, यहाँ मिल गया 10 दूनी 20 माइनस 9 और 3 दोनों माइनस है, 9 3 12 हो गया, तो मिला 30 प्लस 5 बटे 20 में से 12 घटा दिए 8 आया, भाग दे देंगे 8 6 48 हो गया, 2 बच गया, 8 3 24 यानी 8 दूनी 16, 4 बचा 8 5 40, तो इसमें ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 30.625 और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये रहा प्रश्नोत्तर 21 घ का, जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना था 30.625 या 30.62 भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेंगे अंग। अंग क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 3 तथा 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर 21 का अंग हो गया, क्योंकि इसमें सभी खंड करने हैं। अब इसमें आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, पहले आएंगे हल में हम जो मान दिया है इसको लिख लेंगे। एक 4 3 बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु हमारा 8 5 दे दिया है, अनुपात हमारा जो दिया है 3:1 है और ये अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन का हम सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन के लिए हमारा जो सूत्र होता है यानी XY अर्थात अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है XY, ये बराबर होता है M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2 होता है। इसी तरह से दूसरा y का मान M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2 होता है।
और जब y विभाजन होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये जो मान दिया गया है इसी मान को हम रखेंगे, तो मान हमारा क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और यहाँ आ जाएंगे ये m1 m2 हो गया। तो हमें मिला क्या, यहाँ पर हमें मिल जाएगा m1 का मान 3 है, x2 का मान यहाँ से आएंगे तो 8 हो जाएगा, m2 का मान 1 है, और x1 का मान यहाँ से आएंगे तो 4 बन जाएगा, बटे हमारा m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा y का मान, तो m1 का मान फिर से ले लेंगे तो 3 मिलेगा, और y2 का मान यहाँ से 5 मिल जाएगा, प्लस m2 का मान 1 मिलेगा, और y1 का मान 3 मिल जाएगा, और बटे हमारा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 अर्थात 4 बन जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे आगे तो हमें मिलेगा क्या, हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा 8 त्रिक 24, 4 एक्का 4 यानी 24 प्लस 4 बटे 4, 5 तिहाई 15 और 3 एक्का 3 बटे हमारा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 24 4 28 हो गया, और बटे 4 15 3 18 बटे 4 मिलेगा। सॉरी शायद यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जो दूसरा हमारा मान मिलेगा यहाँ पर y2 यानी ये 8 था और ये 5 था और यहाँ माइनस था, यहाँ आ जाएंगे तो पहला वाला मान माइनस था इसलिए यहाँ मिल जाएगा, और ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस ले लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, और 15 में से इसको घटाएंगे तो ये 12 बन जाएगा। अब 4 सते 28 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 बन जाएगा, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो 7 और 3 बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है प्रश्नोत्तर 21 का अंग। आगे आ जाते हैं, अब अंग के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं च वाला। तो च क्या दिया है कि y के विमान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5 -3 और 13 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसके लिए आएंगे हमारा ये प्रश्नोत्तर हमारा 21 का च दिया गया है। अब इसमें हम ले लेंगे हल में क्या मिलेगा, पहला बिंदु हमारा मिल गया 5 -3, दूसरा बिंदु मिल गया 13 और y, और जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है d का मान 10 मात्रक मिला। अब इसी से हमें हल करना है, तो इसको बनाएंगे x1 y1, इसको बनाएंगे x2 y2, और ये बन जाएगा हमारा d। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वह सूत्र हमारा d बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 भी लिखा जा सकता है। दोनों में उत्तर सेम आएंगे, दूरी का मान 10 है तो 10 रखेंगे, x1 का मान यहाँ से 5 और x2 का मान 13 हो जाएगा। आगे आएंगे y1 का मान -3 मिलेगा और y2 का मान y यानी -y बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, अंडर रूट में मिला, 13 में से 5 घटा दिए तो 8 5 13, और दोनों में से जब हमने माइनस कामन ले लिया अंदर ही तो माइनस का स्क्वायर निकल गया और दोनों प्लस बन गए तो y + 3 या 3 + y बन गया। ये 10 था। अब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे और इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं पहले तो 8 × 64 प्लस हो जाएगा और ये प्लस बन गया, आगे मिला y + 3 का होल स्क्वायर बना। अब आगे इसमें हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ वर्क करने पर आगे हम लिख देंगे कि दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्क करेंगे तो ये 10 10 में 100 बन जाएगा और ये कहीं से बाहर होगा, y + 3 का होल स्क्वायर बनेगा। ये जाके घटेगा तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64, घटा देंगे 100 में से 64 तो 36 आ जाएगा। अब y + 3 वर्गमूल निकालेंगे तो ±36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, अब एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो आगे लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, जब हमने धन चिन्ह ले लिया तो y + 3 ये तो रहेगा इधर +6 बन जाएगा, ये जाके घट जाएगा तो y बराबर 6 - 3 यानी 3 आ गया। ऋण चिन्ह फिर लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह ले लेंगे
तो ये -6 हो जाएगा। y + 3 बराबर -6 बनेगा। तो y + 3 बराबर -6, क्योंकि एक बार प्लस लेना था और एक बार माइनस लेना था। ये जाके घट जाएगा तो y बराबर -6 - 3 मिला के -9 हो जाएगा। तो y के हमें दो मान मिले, एक मिल गया -9 और दूसरा मिल गया 3, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का चर। तो इसके नीचे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नहीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें क, ख, ग, घ, अंग और च 6 खंड होंगे, जिसमें से आपको जो खंड आता है 5 भाग को हल करना है, बाकी अगला भाग आपको हल नहीं करना है। और प्रत्येक के लिए 4-4 अंक आपको मिलेंगे। तो क्या दिया है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए पहले हम इस समीकरण को हल करते हैं। जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर। हमारा प्रश्नोत्तर 22 का कर। अब इसमें लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। 3x² - x - 4 बराबर 0 करके और इसका गुणनखंड करके x का मान पहले हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, द्विघात में इन दोनों का गुणा होता है 4×3 = 12। ऐसा खंड करेंगे, बीच वाला आ जाए तो फिर 4×3 = 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा बना 3x² - 4x + 3x, क्योंकि 4x में से 3x घटेगा तो 1 - x बच जाएगा। आगे -4 है तो 4 लिख देंगे, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़े में से x कॉमन होगा तो 3x - x निकाल लिए तो 4 बचा। दूसरे जोड़े में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 निकाल लेंगे, तो ये बचेगा 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो पहला ब्रैकेट बना 3x - 4 और दूसरा ये बाहर वाला अंदर हो जाएगा तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम बारी बारी से 0 करके और x के मान को ज्ञात करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से 0 करते हैं। लिखेंगे आगे कि यदि 3x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर ये माइनस है प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा है भाग बन जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। इसी तरह से अब दूसरा मान हम 0 करेंगे, ये वाला मान आगे लिखेंगे पुनः यदि। अब दूसरा हमारा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर निकालेंगे +1 है तो -1 बन जाएगा। तो हमें दो मान मिले, एक x का मान 4/3 और दूसरा -1 मिल गया। अब हमारा जो आंसर था, आंसर तो मिल चुका है, तो हमें मिल जाएगा आंसर में क्या कि x बराबर 4/3 मिला और दूसरा मान -1 आ गया। आगे आ जाएंगे। अब हम करा इसमें गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, बताना है, देखना है। तो यहाँ पर अब हम फिर तुलना करेंगे। 3x² - x - 4 बराबर 0 की तुलना हम तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर यहाँ पर 1 है तो -1 मिलेगा, c बराबर चिन्ह सहित यहाँ -4 है तो -4 ले लेंगे। अब हमारा जो सूत्र होता है वह बनता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो हम आ जाएंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। दो मूल हमें मिले, एक मिला हमारा 4/3, दूसरा हमारा -1, तो लिखेंगे 4/3 -1, क्योंकि हमारा जो मूल है योगफल निकालेंगे तो -1 बराबर -b। b का मान हम -1 रखेंगे और a का मान 3 रख देंगे। तो ये बन गया हमारा 4/3 -1 बराबर इधर +1/3 मिला, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 - 3/3 बराबर 1/3। 4 में से 3 घटा दिए तो 1/3 बराबर 1/3 मिला, अर्थात सत्य है, सत्य है। दूसरा एक और हम ले लेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल में हम क्या पाएंगे, यहाँ पर मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। आगे लिख लेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का
गुणनफल बराबर सी अपान ए होता है। तो एक मूल हमें मिला था 4/3, दूसरा -1 बराबर सी का मान यहाँ से ले लेंगे तो -4 होगा और बटे ए का मान यहाँ से ले लेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस का गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3 मिला, यानी क्या मिल गया, ये भी सत्य है, यह भी सत्य है, सत्य है। इसका मतलब हो गया कि जो मूलों और गुणांकों में संबंध होता है वह उसके सत्यता की जांच में ये सत्य पाया गया। अब आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रश्नोत्तर 22 का क था। अब ख का क्या रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये भी हमारा 4 नंबर का है और प्रश्नोत्तर नंबर 22 का ख है। तो यहाँ आ जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर हमें मिल जाएगा 22 का ख हो जाएगा। इसमें क्या मिल रहा है, 2 समीकरण दिए गए हैं, तो पहले हम लिखेंगे क्या, हल। हल में क्या मिलेगा, एक समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। दूसरा समीकरण 0.4x माइनस 0.5y बराबर है -0.7। इसको 1 और इसको 2 बना लेंगे। अब हल करने की कुल 4 विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणनखंड और आरेखी विधि। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो विलोपन विधि में गुणांक बराबर किए जाते हैं, जैसे 0.4 है तो यहाँ भी 0.4 हमें करना है। इसके लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें गुणांक बराबर करना है, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 इंटू x हो गया, प्लस 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6 इंटू y हो गया, 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6। इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। नीचे हम समीकरण अगला जो 2 है उसको लिख लेंगे, -0.5y बराबर था -0.7, ये 2 था। अब अगला काम है, इस समीकरण में हम इस समीकरण को घटा देंगे, तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान हैं, समान चिन्ह होने पर घटाया जाता है। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया। आगे हम लिख देंगे समीकरण 3 -2। अब यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे, 6 5 11 हो जाएगा, तो 1.1 ये y बचेगा बराबर, ये भी दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे, 7 6 13 3 हासिल 1 2 1 3। अब हम भाग दे देंगे, तो y बराबर मिलेगा 3.3 बटे 1.1, दशमलव दोनों बराबर अंक है, कट जाएगा, 11 3 33, तो y बराबर हमें 3 मिल गया, एक आंसर हमारा हो गया। अब आगे आ जाएंगे, इसी मान को रख करके या तो समीकरण 1 में या तो 2 में चाहे 3 में हम y का मान निकालेंगे, तो वह y का मान रख करके x का मान निकालेंगे। तो आइए अब हम समीकरण 1 ले लेते हैं, तो यानी लिखेंगे आगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 0.2x प्लस है 0.3y बराबर है 1.3। अब y के स्थान पर हम 3 रखेंगे, तो ये बनेगा 0.2x प्लस 0.3 गुणे 3 1.3 दिया गया है। ये जो 3y का मान है इस y के स्थान पर हमने रख दिया, तो 0.2x प्लस 3 त्रिका 9 बना और 1.3, ये जाके घट जाएगा, तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9 आया, घटाएंगे तो 9 4 13 होता है, यानी 4 आएगा, एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। x बराबर इसका गुणा है भाग होगा, 0.4 में 0.2 का भाग देंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया। तो हमें आंसर क्या मिला, x बराबर 2 मिला, y बराबर 3 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा प्रश्नोत्तर 22 का ख। अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ग। तो ग में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। माने बाहर किसी बिंदु से स्पर्शी खींचना है और दिखाना है हमें इनकी लंबाई बराबर होती है। ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या यानी 22 का ग दिया गया है।
तो इसमें आ जाएंगे, हम लिखेंगे हल। हल में सबसे पहला काम है हमारा फिगर बनाना। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त है और कह रहा है वाह बिंदु, तो बाहर कोई बिंदु ले लेंगे और कह रहा है इस पर खींची गई जो स्पर्शी है, यानी दोनों तरफ से हम यहाँ पर स्पर्शी खींचेंगे। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु मान लीजिए ए, ये हमारा बी हो जाए और ये बिंदु हमारा पी बन जाए। यहाँ पर हमारा केंद्र ओ है। अब हम ओ से ए और बी को मिला देंगे। तो ओ से हमने ए को मिलाया, ओ से हमने बी को मिलाया और हमें सिद्ध करना है जो पी ए वाली दूरी है वह पी बी वाली दूरी के बराबर है। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दो तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, या तो समरूप दिखाएंगे अथवा समरूप न दिखा सर्वांग सम दिखाएंगे, अथवा इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि स्पर्शी है 90 बनेगा, यहाँ पर भी हमारी स्पर्शी है 90 बनेगा। जो ओ ए वाली दूरी होगी ओ बी के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम यहाँ आ जाएंगे हल में, ओ ए बराबर लिखेंगे ओ बी बराबर वृत्त की त्रिज्या, आगे हम लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, यानी हमें वृत्त की त्रिज्या से मिला ओ ए बराबर ओ बी। अब दूसरा नंबर हमारा, इसमें ओ पी यानी ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। तो लेंगे कौन सा त्रिभुज, पी ए ओ तथा त्रिभुज दूसरा हम ले लेंगे पी बी ओ में। चलिए पहले हम एक त्रिभुज को लेते हैं, क्योंकि इसको हमें पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करना है, तो इसमें ले लेंगे। अब ये कर्ण बनेगा, कर्ण माने ओ पी स्क्वायर, चूँकि ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर कर्ण है, ये बराबर लंब का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए पी या पी ए स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, पी बी ओ में, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और ये 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो ओ पी स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर पी बी स्क्वायर। ऊपर हमने पाया है ओ ए बराबर ओ बी है, तो ओ बी के स्थान पर ओ ए लिख सकते हैं। इस ओ बी के स्थान पर ओ ए लिख देंगे, बाकी पी बी स्क्वायर बचा रहेगा और ये ओ पी स्क्वायर बराबर मिल गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 देखेंगे तो ओ पी स्क्वायर दोनों हैं, इसका मतलब राइट का मान भी आपस में बराबर होगा। ये मान हमने कहाँ से रखा, इसको हम लिख देंगे समीकरण, इसको 1 बना लेंगे, इसको 2 बना लेंगे और इसको 3 बना लेंगे। तो समीकरण 1 से हमने ओ बी के स्थान पर ओ ए रखा है। अब समीकरण 2 व 3 से आ जाएंगे, दोनों लेफ्ट बराबर हैं, इसका मतलब राइट भी बराबर होगा। तो आगे हम लिखेंगे समीकरण हमारा मिल जाएगा समीकरण 2 व 3 से, क्योंकि हमने पाया ओ पी स्क्वायर दोनों में बराबर है, तो अगर लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बराबर बन जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब ओ ए दूसरी तरफ जाएगा तो घट के कट जाएगा, बचेगा पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर और वर्गमूल ले लेंगे तो पी ए बराबर हमारा पी बी होगा। अर्थात क्या मिला, अर्थात किसी वृत्त में वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में बराबर होती है। अब यही लिखना है कि इसलिए किसी भी वृत्त में वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में बराबर होती है। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमें मिल गया। ये तो था पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना। हम इसको चाहें
तो सर्वांग सम के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए इसको हम सर्वांग सम के द्वारा देखते हैं किस तरह से सिद्ध होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ हम देखेंगे एक ऊपर का त्रिभुज ले लेंगे, एक ऊपर का त्रिभुज होगा और दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे यहाँ पर नीचे का त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज। दोनों में हम देखेंगे एक भुजा के बराबर लिख देंगे। दूसरा आ जाएंगे दूसरी भुजा कामन है, बराबर कर देंगे। एक कोण 90, इसमें भी एक कोण 90 होगा। तो RHS रूल से त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, अर्थात सिद्ध हो जाएगा PA बराबर PB, और यही हमें PA बराबर PB लाना था। तो इस तरह से हम सर्वांग समता से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे आ जाएंगे घ में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर है CB गुणे CD है। तो सबसे पहले तो इसमें हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा है प्रश्नोत्तर 22 और 22 वाले का ये प्रश्न घ है। तो इसमें आ जाएंगे, तो उसने कहा एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है, A है, B है, C है। फिर आगे उसने कहा कि इसमें BC, ये BC पर एक बिंदु D है और D इस प्रकार है कि कोण ADC, यानी कोण हमारा A से D मिलाएंगे और C, ये कोण की बात कर रहा है, करा बराबर कोण BAC इस कोण की बात कर रहा है, यानी ये पूरा ऊपर वाला कोण इस कोण के बराबर है। तब आपको लाना है CA² बराबर CB इंटू CD। अब यहाँ पर हमें ये मुख्य रूप से देखना है कि CA 2 बार आया है तभी स्क्वायर बना हुआ है। तो CA पूरे वाले त्रिभुज में एक CA मिलेगा और इस वाले त्रिभुज में भी एक CA मिलेगा। तो हमें दिखाना है ये पूरा वाला त्रिभुज और ये राइट वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तो अगर हम दोनों को समरूप पा जाएंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए हम आएंगे, लिखेंगे क्या, हल में पहला काम हम लिखेंगे कि त्रिभुज, पहले त्रिभुज को हम चाहे पूरे वाले को जिधर से लिख लें, तो हम लिखेंगे CAB, त्रिभुज हमारा बना CAB। अगर हम बात करें इस पूरे त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो एक कोण हमारा जो C है वो दोनों में कॉमन है। पूरे त्रिभुज में भी ये कोण है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण है। तो हमने शुरू कहाँ से किया, C से, तो CAB लिखा। अब दूसरा वाला हम क्या करेंगे, दूसरा चूंकि C कॉमन है इसलिए दूसरा फिर हम त्रिभुज C से ही शुरू करेंगे। C के बाद A आया है, तो C के बाद A आया है। अब इसमें देखेंगे A वाला कोण किसके बराबर है, तो ये वाला कोण D के बराबर है। तो C के बाद हम D लिखेंगे, तो CD बना। अब चूंकि हमें ये त्रिभुज लेना था तो CDA बन जाएगा। यहाँ हम CDA, यही दोनों त्रिभुज हमें लेना है। तो सबसे पहले तो दोनों को हमें समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए एक भुजा कॉमन है, बाकी दो कोण बराबर होंगे, अथवा हम चाहें तो एंगल समरूपता भी दिखा सकते हैं। दो कोण बराबर कर देंगे तब भी ये समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, पहले पूरे वाले का, तो पूरे वाले का कोण A, तो कोण A बराबर इस छोटे वाले का कोण D, तो कोण D लिख देंगे। और ये हमारा दिया है तो आगे हम लिख देंगे दिया है। फिर आगे आ जाएंगे, दूसरा हमें मिल जाएगा एक कोण और C कॉमन है पूरे वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण C कॉमन है। अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा वाला त्रिभुज हो गया। और दूसरा अगर हम छोटा वाला त्रिभुज ले लें तो छोटा माने ये वाला त्रिभुज, तो देखेंगे कोण C कॉमन है, इसका मतलब कोण C बराबर कोण C हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। अब ये कहाँ से मिला, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, यानी उभयनिष्ठ कोण से ये दोनों बराबर हो गए। इसको 1 इसको 2 बना लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा AA समरूपता, अर्थात एक त्रिभुज का दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है।
त्रिभुज के नियम से, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब समरूप हो गया है यानी त्रिभुज कौन सा, CAB, और ये समरूप त्रिभुज हो गया कौन, CDA। अब हम क्या करेंगे, अब भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो CA/CD होगा, CA/CD बराबर AB ले लेंगे तो यहाँ बनेगा हमारा DA। फिर आगे आ जाएंगे, अब हम CB ले लेंगे तो हमें लेना पड़ेगा CA। अब हम पहला और तीसरा ले लेंगे तो यानी पहले और तीसरे से दोनों बराबर करके तब इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पहला और तीसरा यानी CA/CD बराबर लिख सकते हैं CD/CA। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये CA² बराबर हो जाएगा सारी, यानी हमने पाया था यहाँ पर CA और यहाँ पर हमें मिला था CB। पहला हमने लिखा था CA/CD, AB/DA, CB, यहाँ बन जाएगा हमारा CB, ये है CB, तो यहाँ बन जाएगा हमारा CB। तो हम गुणा करेंगे तो CA² बराबर हो जाएगा CB इंटू CD, और यही हमें सिद्ध करना था कि CA² बराबर CB गुणे CD है। तो आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का घ। आगे हम देखते हैं अंग को। तो हमारा अंग क्या मिल रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक। माध्यक का मतलब माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, तो इसके लिए माध्यिका के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नोत्तर 22 का अंग है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो हल में सबसे पहले चाहिए संचयी बारंबारता के लिए वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर बारंबारता लिखेंगे, फिर तीसरा नंबर संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर इसको CF इसको F कहा जाता है। अब आगे आ जाएंगे तो ये हमारा दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 और लास्ट है 45 से 50 तक, माने हमें 45 से 50 तक जाना है। अब इसमें हमें चाहिए और क्या, हमें संचयी बारंबारता निकाल के ही माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। ये पहला है 14, दूसरा 56, तीसरा है 60, अगला है 86, फिर आगे है 74, फिर अगला है 62 और लास्ट में है 48। अब पहला पद हम लिख लेते हैं, दूसरा ही दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 4 10, 4 5 1 6 1 7 यानी 70 आ गया। उसके बाद इसमें जोड़ देंगे 7 6 13 130 आएगा। अब ये जाके जुड़ेगा, 6 में 0 जोड़ दिए 6 आया, 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 हो गया। फिर आगे आ जाएंगे 6 मिला, 8 3 11 1 1 2 मिला, 4 6 4 10 0 हासिल 1 7 1 8 8 1 9 मिला, बाकी 2 मिला। जोड़ेंगे अब 62 ले जाके तो 2 बनेगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1 मिल जाएगा। 48 जोड़ देंगे इसमें तो ये 400 बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा संचयी बारंबारता। अब अगर इसको हम पूरा जोड़ते हैं तो यही n बनता है, या इसी को सिग्मा F कहते हैं, और पूरा जोड़ने पर यही आएगा 400 मिलेगा। अब हमारा जो सूत्र होता है माध्यक, तो माध्यक ये बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF होता है, और अपान में हमारा यहाँ इंटू H होता है, और अपान में हमारा दे देता है F। तो हम आ जाएंगे इसमें, ये हमारा सूत्र रहा। अब L1 क्या है, इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग के लिए सबसे पहले हम n/2 ज्ञात करते हैं। तो n का मान 400 है, 400 बटे 2 करेंगे तो 200 आएगा। अब हम देखेंगे ये 200 किस में मिलेगा, इस संचयी बारंबारता में खोजना है 200 कहाँ मिलेगा, इसमें नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें हमारा 200 मिल जाएगा। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा जो बनता है यही F हो जाता है, और इसके माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला CF बन जाएगा। बाकी हम घटाएंगे तो हमारा H मिलेगा, और यही मान सब चाहिए। तो हमें CF मिल गया, F मिल गया, घटाने पर H मिल गया। तो क्या क्या मिला,
यच बराबर मिला 20 में से 15 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। आगे आ जाएंगे, यच मिल चुका है, सी एफ 130 है तो सी एफ बराबर 130 बन जाएगा। निम्न वर्ग की सीमा यही L1 होगी तो L1 बराबर हमें मिलेगा 30 मिल जाएगा। उसके बाद हमें एफ चाहिए, एफ 86 मिल जाएगा तो एफ बराबर 86 हो गया। अब इस सूत्र में हम इस मान को रखेंगे, तो आइए मान को फिट करते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या आएगा। तो हमारा मिला माध्यक, हमें मिल जाएगा माध्यक, माध्यक तो माध्यक बराबर L1, L1 का मतलब 30 आ गया क्योंकि L1 का मान यहाँ से हम 30 रख देंगे, प्लस n/2 है तो n/2 का मान हमने निकाला है 200 आया है, डायरेक्ट यही मान रख देंगे। सी एफ का मान हमने पाया है 130 तो 130 रखेंगे, इंटू यच का मान यहाँ से हमें मिला है 5 तो 5 रख देंगे, और बटे एफ, और एफ का मान यहाँ से मिला है 86 तो हम 86 रख देंगे। तो ये बनेगा 30 प्लस 130 घटाएंगे तो 70 गुणे 5 होगा और बटे हो जाएगा 86। अब अगर हम गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 350 आ जाएगा, यानी 30 प्लस 350 बटे 86। 2 से अगर हम काटते हैं 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 एक्का 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा क्या कि 30 मिल गया हमें, एक तो हमें मिला 30 तो ये बराबर 30 मिला, और 175 में 43 का भाग दे देंगे, 175 भागे 43 तो 4 चौक 16, 4 बार 4, 4 तिहाई 12, 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 हो गया, 3 बच गया। हमने दशमलव लगाया, 0 बार नहीं जाएगा, 0 0। अब 4 सत्ते 28 यानी 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, लगभग इसी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं 4.07, जोड़ देंगे तो 34.07 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा माध्यक। माध्यक ये था हमारा प्रश्नोत्तर 22 अंक का माध्यक ज्ञात करना, और इसका आंसर मिला 34.07 या 06 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे आ जाएंगे नेक्स्ट अंक के बाद एक और 22 का हम च ले लेते हैं। करा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम ले लेंगे तो एक पासा है, और पासे में हमें कौन कौन से अंक मिलते हैं। तो पहला हमें यहाँ लिखना है प्रश्नोत्तर 22 का च ले लेंगे, ये भी 4 नंबर का है। तो यहाँ आ जाएंगे, इसमें हम हल में पहले पासा में कुल कौन कौन से बिंदु होते हैं वह लिखेंगे। तो संभव कुल बिंदु, तो संभव कुल बिंदु यानी पासा में संभावित कुल बिंदु ये कौन कौन से आएंगे पासा में, 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो लूडो की गोटी होती है वही पासा है, और उसमें कुल 1 से लेकर 6 अंक रहते हैं। किसी फलक पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3 ये बिंदु बने हुए होते हैं, तो यही अंक आपका रहता है। अब इसमें ये तो कुल बिंदु हो गया, जिसको हम यस से लिखते हैं। तो बिंदुओं की संख्या अगर यस बनाएंगे तो गिनेंगे तो 6 बिंदु हैं, 6 हो जाएंगे। अब नंबर वन क्या है इसमें, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या अगर इसको हम इवन से घटना को लिखें तो इसमें देखेंगे कौन कौन अभाज्य हैं। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 है। तो 2 3 5, तो अगर हम इवन निकालेंगे तो ये हमारा 1 2 3 अंक है तो 3 बन जाएगा। अब इसकी प्रायिकता लिखेंगे, तो यानी अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, संख्या के आने की प्रायिकता तो बराबर होगा, हमारा सूत्र होता है यन ई अपान यन यस होता है, यन ई अपान यन यस होता है। यहाँ ई न लेकर के हमने E1 लिया है तो E1 बन जाएगा। यानी E1 का मान 3 और यन यस का मान कुल यहाँ 6 है तो 6 रखेंगे, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/2। दूसरा नंबर 2 पूछा है, नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या मिलेगा हमें, कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या अगर हम
इसको E2 मान लें तो E2 बराबर, तो यहाँ आ जाएंगे 2 और 6 के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, तो हम लिखेंगे 3, 4 और 5। तो यानी E2 निकालेंगे, गिनेंगे तो इसमें भी 3 अंक है तो 3 हो जाएगा। अब इसकी अगर हम प्रायिकता लेते हैं नंबर 2 वाले की, तो नंबर 2 की प्रायिकता क्या मिल जाएगी हमें, यानी प्रायिकता बराबर होगा, सूत्र फिर वही लगा हमारा PE2। ये हमारा पहली जो प्रायिकता थी ये PE1 था और ये PE2, तो बन जाएगा NE2 और अपान NS होगा। NE2 का मान हमने 3 पाया और NS का मान ऊपर से ही लेंगे, ये 6, इसको भी काटेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये आंसर भी हमें 1/2 आएगा। तो इस तरह से पासे में अभाज्य संख्या की प्रायिकता 1/2 तथा पासा में 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता का मान भी 1/2 आएगा। 23 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सारवंतर आपको ज्ञात करना है, और ये हमारा प्रश्न 6 नंबर में दिया गया है। अथवा करके दूसरा रहेगा, चाहे आप इस प्रश्न को हल करिए अथवा करके जो दूसरा प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम इन दोनों को हल करते हैं। यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर हमारा बन जाएगा 23। अब इसमें आएंगे हल में क्या मिलेगा, दिया गया है हमारा कि एक समांतर श्रेणी AP है जिसके 8 पदों का योगफल, तो योगफल श्रेणी अगर हम माने तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट ये श्रेणी हो गई। अब n पदों का योग ये हमारा सूत्र होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होता है, जहाँ n मिल जाएगा पदों की संख्या और A मिलेगा प्रथम पद। आगे आ जाएंगे तो D मिलेगा सार्व अंतर, ये तो हमारे हो गए। अब यहाँ पर दिया है 8 पदों का योगफल दिया है, तो प्रश्नानुसार अगर हम योगफल को यस्यन से लिखें तो हमें मिलेगा यहाँ यस8 बराबर, क्योंकि यहाँ 8 पदों का योगफल कह रहा है, इसका मतलब है कि यस8 बराबर हमें मिल जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे यस8 बराबर 8/2, चूँकि सूत्र n है, n के स्थान पर 8 है तो 8/2 हो गया। आगे आएंगे 2A प्लस n का मान 8 है तो 8 - 1 इंटू D बराबर, इसका मान दे दिया है 64 है तो 64 हम यहाँ लिख देंगे। 2 से काटेंगे और योगफल यहाँ 2 से काट देंगे तो 2 चौकाट बनेगा, 2A प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7D बराबर 64 होगा, 4 का भाग दे देंगे तो 2A प्लस 7D बराबर 64/4, 16 चौका 64, यानी हमें मिल गया जो मान मिला वह 2A प्लस 7D बराबर 16 हो गया। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह से आगे आएंगे तो हमें एक और समीकरण मिलेगा जो दिया गया है कि 17 पदों का योगफल जो है वह कह रहा है 289 है। यहाँ आ जाएंगे तो यस 17 बराबर होगा 17/2 2A प्लस 17 - 1, क्योंकि n का मान 17 दिया है इंटू D बराबर दे दिया है 289 हो गया। अब ये 2 से कटेगा नहीं, ये पलटी मार जाएगा तो बचेगा 2A प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो 16D बराबर मिलेगा 289। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 17 हमारा नीचे आएगा। 17 में 289 होता है तो 17 दूना 34 बन जाएगा, ये बनेगा 2A प्लस 16D बराबर, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। पहला समीकरण है 2A प्लस 7D, तो 2A प्लस 7D इसके नीचे समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे और ये बराबर 16 है तो 16 लिख देंगे, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब घटा देंगे तो A और ये दोनों बराबर हैं, कट जाएगा, चिन्ह बदल गया, यानी घटाने पर अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण 2 - 1 हो जाएगा। 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 7 घटेगा तो 9D बराबर 14 में से 6 घटाएंगे 8 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। D बराबर निकालेंगे तो 18/9, 9 दूनी 18, तो D का मान हमें 2 मिल जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो हमें मिलेगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 2a प्लस 7d बराबर 16 है, तो 2a प्लस 7 गुणे डी का मान 2 बराबर 16 मिला, तो 2a प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 16, ले जाके इसको घटा देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 2a बराबर 16 माइनस 14, 2 आ गया, a बराबर 2/2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, प्रथम पद ये मिल गया a, इसका मान 1, और दूसरा सार्वंतर को हम d से लिखेंगे और सार्वंतर d हम पाए हुए हैं 2, और यही आंसर बन जाएगा क्योंकि यही पूछा गया था। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 23 का पहला, माने अथवा के पहले का। अब आगे आ जाएंगे, हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 23 का अथवा करके जो दूसरा दिया गया है उसको। तो दिया क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर हमें मिलेगा 23 का अथवा। यहाँ आ जाएंगे तो मानेंगे हल में हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वह कह रहा है जो दूरी है 180 किलोमीटर है, तो मिलेगा 180 किलोमीटर यानी चलने में लगा समय, तो समय बराबर चूँकि होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ आ जाएंगे, दूरी 180 है और चाल हमने माना है x, 80/x हो गया, ये घंटा हो गया। दूसरा आ जाएंगे, कह रहा है अगर इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो जो चाल x थी अब x + 5 हो जाएगा। तो 180 किलोमीटर चलने में पहला समय हम t1 मान लेंगे, दूसरा समय हमारा 180, अब चाल बढ़ चुकी है तो x + 5 हो जाएगा घंटा। अब ये कह रहा है ये आधा घंटा कम है, इसका मतलब ये आधा घंटा ज़्यादा है, तो इसको अगर हम t2 मान लें तो ये आधा घंटा ज़्यादा है तो t1 में से t2 को घटा देंगे तो समीकरण यानी हमें मिलेगा प्रश्नानुसार, हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या मिल जाएगा कि t1 - t2 ये बराबर आधा घंटा हो जाएगा। तो t1 का मान 180/x हो गया, t2 का मान 180/x + 5 हो गया, ये बराबर आधा घंटा दिया गया है। अब आगे आ जाएंगे तो दोनों में से हम 180 को कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों में से हमने 180 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1/x - 1/x + 5, और ये बराबर हो गया हमारा 1/2। अब अगला काम है तिर्यक गुणा करेंगे, तो 180 बाहर होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 5 और -x पूरे बटे अंदर गुणा करेंगे तो x² + 5x हो जाएगा, क्योंकि x का गुणा x में x², x का गुणा 5 में 5x होगा, और 1/2 दिया गया है। ये इससे कट जाएगा, 18 × 5 = 90 होगा, एक 0 और है, और तिर्यक गुणा कर देंगे, चूँकि 18 × 5 = 90, 900 आ गया, और तिर्यक ये 2 ऊपर चला आएगा बराबर x² + 5x का गुणा 1 में होगा तो x² + 5x बन जाएगा। आगे आ जाएंगे तो 9 दूनी 1800 आएगा, सबको एक तरफ ले लेंगे, यानी हमें मिलेगा x² + 5x, ये 9 दूनी 1800 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1800 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो आइए गुणनखंड करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या मिला है x² + 5x है और -1800 है, और ये बराबर 0 है। 1800 का खंड करेंगे तो 2 से 900 आएगा, फिर 2 से 450 आ जाएगा, फिर 2 से 225 आएगा, 15 में 225 होता है तो 3 × 3 होगा और 5 × 5 हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 3 त्रिका 9, 5 45, यानी 45 में से 40 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो बनेगा x² + 45x - 40x -1800 बराबर 0 हो जाएगा। जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़े में से x कॉमन, x + 45,
और दूसरे जोड़े में से 40 कामन ले लेंगे तो ये भी x प्लस 45 बन जाएगा बराबर 0। तो एक मिलेगा x प्लस 45 और दूसरा मिल जाएगा x माइनस 40, ये बराबर 0 होगा। पहला 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 45, चूँकि चाल माइनस में नहीं होती है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। दूसरा 0 करेंगे तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यानी उसकी जो चाल होगी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है 24। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ आ जाएंगे तो एक फिगर बनाएंगे। हमारा ये है प्रश्नोत्तर, ये है प्रश्नोत्तर दिया गया है 24। तो प्रश्नोत्तर 24 में कह रहा है गोलाकार भाग है और इसकी जो गर्दन है वो कह रहा है बेलनाकार है और बता रहा है कि जिसकी लंबाई का मतलब इसके पहले बेलन आया है तो बेलन की लंबाई कह रहा है 7 है और व्यास दे दिया है हमारा। किसका व्यास है? गोलाकार भाग का व्यास, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह 8.4 है। तो आधी दूरी जिसको हम त्रिज्या कहेंगे तो 8.4 में 2 का भाग दे देंगे तो 4.2 आ जाएगा। और कह रहा है जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास दे दिया है 2, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ पर हम त्रिज्या निकालेंगे तो 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या। अब हमारे पास हल आ जाएंगे। हल में क्या मिलेगा? 2 पार्ट हैं, एक है हमारा बेलन और दूसरा है हमारा गोला। तो बेलन में त्रिज्या जो मिली है वह 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो मिली है वो 7 सेंटीमीटर है। गोले में केवल त्रिज्या है और त्रिज्या मिला है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है कितना पानी आएगा, अर्थात इसका हमें आयतन निकालना है। तो हम बेलन का आयतन और गोले का आयतन निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं आयतन क्या होगा। तो हमें मिलेगा यानी पूरे बर्तन का आयतन, पूरे बर्तन का आयतन, तो ये बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन और प्लस हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन हमें क्या मिलेगा? 4/3 मिलेगा, πr³ मिलेगा। बेलन का πr² h हो जाएगा। तो 4/3 होगा, पाई का मान 22/7 होगा, r³ का मान, तो r हमें गोले का चाहिए क्योंकि पहला गोला है तो 4.2 का क्यूब कर देंगे। यहाँ पाई का मान 22/7 होगा और r माने हमें इसकी त्रिज्या चाहिए और इसकी त्रिज्या 1 दिया गया है, इंटू h, h माने इसकी लंबाई चाहिए या ऊंचाई, और ऊंचाई हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आ जाएंगे तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 4.2 4.2 हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 7 से 7 कैंसिल होगा, केवल 22 बचेगा और गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ तो हम ले लेंगे इसमें, अब इसको हम कैंसिल करेंगे और हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 × 3 3 × 4 12 यानी 14 × 42 हो गया, 7 × 2 = 14, 0.2 आ गया, नीचे से कैंसिल हो गया, बाकी गुणा करना है। तो 4 दूनी 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल, 1 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा। ये 2 का गुणा 4 में कर दिए 8 आया, 8 का गुणा 22 में कर दिए, 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे। अगला हमारा 42 का स्क्वायर है तो 42 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 2 × 4 2 16 6 हासिल 1 4 × 16 1 17, यानी 42 में 42 का गुणा करेंगे तो 1764 आएगा। तो आगे हम 1764 लिखेंगे, 1 और 1 मिला के 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, प्लस हमारा 22 × 22 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? इसका इसमें गुणा करना है, यानी मिल गया हमारा 1764 गुणे है 176, 6 × 4 24 4 हासिल 2 4 × 36 2 38 3 6 से 42 3 45 की 5 हासिल 4 6 का 6 4 10 हो गया।
7 चौक 28 2 मिला, 7 छंग 42 2 44 4 मिला, फिर 7 सते 49 50 3 53 5 मिला, 7 एक का 7 5 12 हो गया। एक का गुणा करेंगे 4 6 7 1 आएगा, और अगर हम जोड़ते हैं तो 4 8 8 16 6 हासिल 1 4 4 8 5 13 1 14 4 हासिल 1 6 3 9 1 10 0 हासिल 1 7 2 9 1 10 और 1 11 के हासिल 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दशमलव 2 अंक और 1 अंक, 2 यहाँ था 1 यहाँ था, तो 1 2 3 अंक पर यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 310.464 प्लस 22 हो गया। तो ये 0.464 रहेगा, ये 2 आकर के इसमें जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 आके इसमें जुड़ेगा तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आएगा, 3 आएगा तो हमारा आंसर बन गया 332.464 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हम इसमें लीटर में चेक करना चाहेंगे तो चूंकि हमारा एक सूत्र होता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, तो मीटर क्यूब चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा, तो 1 2 3 0 हमारे कट जाएंगे, यानी 1/1000 मिल जाएगा। तो अगर हम 1000 का भाग दे देंगे तो दशमलव यहाँ चला आएगा और ये बना देगा, तब हमारा यानी सेंटीमीटर क्यूब से लीटर बन जाएगा, तो 332.464 बटे 1000, तो ये बन जाएगा लीटर, और ये मिल जाएगा 0.332464 लीटर हो जाएगा, और ये आंसर बन जाएगा लीटर में, और ये उत्तर मिल जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है अथवा करके 24 का। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब है कि एक आधा गोला है और उसी के ऊपर कह रहा है ये शंकु बना हुआ है, और बता रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है, और आगे दे दिया है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई दे दिया है, और ये ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अगर हम ये ऊंचाई निकालेंगे, इसके लिए हम नीचे वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी 3.5 घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर ये मिलेगा, क्योंकि 15.5 में से जब 3.5 घटेगा तो 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर हम आएंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे 24, प्रश्नोत्तर ये है हमारा 24 का अथवा। आपको दोनों में से एक ही हल करना है, या तो ऊपर वाला हल कीजिए या तो अथवा वाला, दोनों आपको नहीं हल करना है, लेकिन यहाँ आपको दोनों हल करके बता दिया जा रहा है। तो यहाँ आ जाएंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारा शंकु है और दूसरा हमारा अर्धगोला है, अर्धगोला। तो शंकु में हमारी जो त्रिज्या है वह यही त्रिज्या है 3.5, या इसी को हम 7/2 लिख सकते हैं, और दूसरा नंबर शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। अर्धगोले में केवल त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर या 7/2 लिख सकते हैं। अब आ जाएंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, इसलिए पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तो अंडर रूट में h² प्लस r² होगा। यहाँ आ जाएंगे, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 12 बर हम में 144 होगा, 7 सते 49/2 दूनी 4 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे 4 चौक 16, 1 17 7 हासिल 1 5, इसमें 49 जोड़ देंगे, क्योंकि तिर्यक गुणा होगा तो 576 प्लस यानी 576 प्लस 49 पूरे 1/4 होगा, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 625/4 आएगा। वर्गमूल लेंगे 625 का 25, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, या इसको हम भाग दे देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आगे आएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ यानी मिलेगा क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ, और ये बराबर हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु क्योंकि दोनों के वृत्त एक दूसरे से ढक गए हैं, ये वाला खत्म है तो इसका वक्र पृष्ठ बचेगा और इसका वक्र पृष्ठ बचेगा।
तो शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वह पाई आर यल होता है, पाई आर यल। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो दोनों की त्रिज्याएं समान हैं और पाई भी कामन है, तो पाई आर कामन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा यल और यहाँ 2 बचेगा, पाई और एक आर निकालें, एक आर बच जाएगा तो 2 आर मिल जाएगा। पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान आपने पाया है 7/2, तो हम 7/2 लिख देंगे। यल का मान, लंबाई को आपने पा लिया है, लंबाई यही आई है 12.5 लिखेंगे। तो 12 7 19 हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 19.5। अब इसका गुणा कर देंगे तो 11 × 5 = 55, 5 11 99 और 5 100 104 हासिल 10 हो जाएगा। 11 1 11 10 21 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मिला, 214.5 मिल गया। हमारा आंसर बना 214.5 और ये जो कि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यही आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा 24 का। अथवा एक और ले लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 25 को। तो 25 में क्या दिया है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे एक हमारा बहुमंजिला भवन है, ये हमारा भवन हो गया। अब ए भी हमारा मान लीजिए भवन है और कह रहे हैं उसके शिखर से तल 10 मीटर ऊंचा भवन एक दूसरा है, तो ये हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया, 10 मीटर। अब कह रहे हैं बहुमंजिले भवन के शिखर, मान यहाँ से हम देख रहे हैं, एक तो शिखर को हमने देखा, फिर हमने तल को देखा और दोनों का अनुमान कोण, तो यहाँ से देख रहे हैं सीधी रेखा, शिखर को देख रहे हैं तो ये कोण 30 अंश है। दूसरा कह रहा है जो हमने तल को देखा तो पूरा कोण हमारा 45 है। इसका मतलब अगर यहाँ से सीधी रेखा मिलाएंगे तो ये कोण हमारा 45 मिलेगा और यहाँ से अगर हम सीधी रेखा मिलाएंगे तो एकांतर कोण से हमारा ये कोण 30 अंश हो जाएगा। अब इसी को हमें हल करना है, तो हम आ जाएंगे, इसको हल करने के लिए ले लेंगे, दिया गया है, यहाँ आ जाएंगे, कह रहा है इसमें, तो ले लेते हैं इसमें, पहले मानेंगे कौन क्या है। तो हमने माना क्या, ए भी एक बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई को हमने एच मान लिया, यही हमें ज्ञात करना है। तो नीचे वाली दूरी 10 है तो ये भी दूरी 10 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ऊपर वाला मान एच माइनस 10 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, और नीचे वाली दूरी को हम यक्स मान लेंगे। ए भी हमारा बहुमंजिला भवन था, सी डी हमारा 10 मीटर ऊंचा दूसरा मकान है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम हल में, यानी प्रश्नोत्तर, ये है प्रश्नोत्तर 25। तो हल में हमें क्या मिलेगा, पहले हम मानेंगे कि माना ए बी एच मीटर ऊंचा बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन है। सी डी 10 मीटर ऊंची, यानी यहाँ कह रहा है दूसरा भवन है, यानी ऊंचा दूसरा भवन है। अब यहाँ बी से आप देख रहे हैं, बी से डी का अवनमन कोण 30 अंश, बी से सी का आधार, सी का अवनमन कोण 45 अंश है। तो दोनों कोण आपको मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से त्रिभुज ले लेंगे। तो पहले इस त्रिभुज में आएंगे ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें मिल जाएगा tan 45, और ये बराबर लंब माने पूरी दूरी ए बी बटे आधार माने पूरी दूरी ए सी। tan 45 का मान 1 होता है, तो ए बी जिसको आपने एच माना है
यहाँ AC था जिसको H माना है और AC को आपने X से तिर्यक गुणा करेंगे तो X बराबर H होगा। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर अब हमें मिलेगा क्या, दूसरा ले लेंगे। अब त्रिभुज हमारा ऊपर वाला त्रिभुज एक बिंदु और ले लेंगे, ABCDE बिंदु हो गया त्रिभुज BED में। तो ले लेंगे यहाँ त्रिभुज BED में और यहाँ लगाएंगे tan 30 अंश। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब माने BE बटे आधार माने ED, तो ED। तो tan 30 का मान 1/3, BE का मान H-10 है तो H-10 लिख देंगे और ED का मान X है, X का मान H रखेंगे बाद में। तो यहाँ H हो गया और 1/3 मिला, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये बनेगा H बराबर करणी में 3H -10 करणी में 3। ये जाएगा माइनस, ये आएगा प्लस बनाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी मिला यहाँ से कि 10 करणी में 3 बराबर हो गया करणी में 3H -H, दोनों में से H कॉमन ले लिए, करणी में 3 -1 हो गया। इसका भाग दे देंगे तो H बराबर 10 करणी में 3 बटे करणी में 3 -1 हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण करने के लिए करणी में 3 + 1 करणी में 3 + 1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर 10 मिलेगा, करणी में 3 का अंदर गुणा होगा तो 3 - 1 में गुणा करेंगे करणी में 3, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। a - b a + b बराबर a² - b², यानी करणी में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा। करणी में 3 का वर्ग 3 - 1 यानी 2 मिलेगा। तो 10 3 प्लस करणी में 3 और बटे 2 बच गया क्योंकि 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा। भाग दे देंगे तो 5 3 प्लस करणी में 3 आ जाएगा और मीटर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जो मिलेगी 5 ब्रैकेट में 3 प्लस करणी में 3 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। एक प्रश्न इसका अथवा और दिया गया है जो हमारा 25 का, ये 2 प्रश्न हैं, इसको आप लगाएंगे। एक 3 नंबर का है, दूसरा भी 3 नंबर का है और ये भी हमारा ऊंचाई दूरी का प्रश्न है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।